हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक जितने लेक्चर मैंने डीएसएमएस के अपलोड किए हैं उनमें सारे जो टॉपिक थे वो रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड थे। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि डीएसएमएस में आपको क्या करना है और रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड उसका स्ट्रेंथ निकालना और उसकी डिजाइन करना, दोनों ही टॉपिक मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया था न्यूमेरिकल के साथ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस जॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि डीएसएमएस के आगे वाले चैप्टर्स में आपको उनकी बेहद ज्यादा जरूरत होने वाली है। ठीक है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्टडी रिलेटेड आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9169206261। ठीक है, आइए आज हम लोग अगला चैप्टर आपका जो है वेल्डेड जॉइंट उसके बारे में पढ़ते हैं। वेल्डिंग, भरसक, रिवेटिंग आपने हो सकता है गलती से ना भी देखी हो, अगर तो वेल्डिंग होता हुआ सब लोगों ने देखा है। आपके वर्कशॉप में वेल्डिंग आपको मिल भी जाएगा करने के लिए। ठीक है, तो वेल्डिंग ज्वाइंट क्या होती है आप लोगों ने सब लोग जानते हैं कि जब भी स्टील के दो मेंबर्स को आपस में जोड़ना होता है तो उनको वेल्डिंग की मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं। अब वेल्डिंग की मदद से जोड़ने के लिए अब बहुत इजी है, बहुत चीजें। आप वेल्डिंग में हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है पढ़ने का। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं तो वो उसके मेटल के बारे में पढ़ते हैं और वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनका फोकस मेटल की तरफ भी रहता है। लाइक मेटल का मतलब हुआ कि अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप की गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, इन चीजों के बारे में वो पढ़ते हैं और फिर उनमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप जब पढ़ेंगे इसको तो वेल्डिंग में आपको ये नहीं पढ़ना है कि वेल्डिंग किस मटेरियल से हो रहा है, इलेक्ट्रोड किस चीज का बना है, इन चीजों पर नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि वेल्ड करने से जो ज्वाइंट बनेगा, वो ज्वाइंट जो बनेगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, और अगर किसी दो मेंबर को दे दिया है कि लोड अगर इतना आ रहा है तो उसमें कितनी लंबाई तक वेल्डिंग की जाए, ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आई थिंक चीजें क्लियर हैं थोड़ी सी। तो अब चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि ज्वाइंट जब मैं शुरू किया था पढ़ाना स्ट्रक्चरल स्टील करेक्शन तो उसमें मैंने ज्वाइंट को दो भागों में बांटा था, परमानेंट ज्वाइंट और टेम्पोररी ज्वाइंट। तो परमानेंट ज्वाइंट अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो ज्वाइंट मैंने नाम लिए थे, एक रिवेटिंग ज्वाइंट को और वेल्डेड ज्वाइंट को। तो वेल्डेड ज्वाइंट या फिर रिवेटिंग दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हों, और जब एक था तो दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, वेल्डिंग ज्वाइंट को आपने पूरी तरह से पढ़ लिया है, सॉरी रिवेटेड ज्वाइंट को। तो अब वेल्डिंग ज्वाइंट पे जरा ध्यान देखते हैं कि किस तरह से ये ज्यादा फायदेमंद है और क्यों। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज की जरूरत होती है। फायदेमंद का मतलब एक चीज समझ लीजिएगा, फायदा तो दोनों का अपना अपना है। ठीक है, लेकिन ये कुछ मामलों में अच्छा है और कुछ मामलों में खराब है, जो उससे कंपेयर करके ही ये बातें हो रही हैं। देखिए, कोई भी चीज अच्छा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो यहां पर वेल्डिंग ज्वाइंट का एक तरह से ये यूं कहिए कि आप कंपेयर हो रहा है। ठीक है, कंपेयर मतलब कि अगर एडवांटेज है रिवेट की तुलना में तो रिवेटिंग की तुलना में ही डिसएडवांटेज है, अपने आप में कुछ खास अलग से नहीं है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कई बार। देखिए वन बाय वन, सबसे पहली बात आप जानते हैं रिवेटिंग करने में आपको होल बनाना है, होल में रिवेट डालना है, दूसरे तरफ पीट के हेड बनाना है, टाइम ज्यादा लगता है। वेल्डिंग में फटाक से आपने आर्क लिया अपना, उसमें टच कराया और जुड़ गया चीज। ठीक है ना, तो आपको टाइम सबसे का एडवांटेज हम वेल्डिंग का जाने सबसे पहले कि लेस टाइम लगता है उसमें। ठीक है, दूसरा लेस नॉइजी, मतलब उसमें साउंड कम। हिंदी में ये सब आपको अपनी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से एक बार रिवीजन जरूर किया कीजिए। जब लेक्चर सुन लेते हैं तो आपको नोट्स डाउनलोड करना हो, टेलीग्राम ग्रुप है नीचे, उसमें आप जुड़ जाइए, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और अगर भी कोई भी फिर भी समस्या आ रही हो तो मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है, एडवांटेज में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टाइम कम लगेगा। दूसरा लेस नॉइजी, लेस नॉइजी का मतलब क्या हुआ, उसमें शोर कम आता है। ठीक है ना, जब भी वेल्डिंग रिवेटिंग करते हैं तो पीट पार्ट ये सब, इसको हल्के में मत लीजिए, ये एग्जाम में आपके आना तय है, ये जान लीजिए। डिप्लोमा में कई बार के वेल्डेड ज्वाइंट के लाभ और हानियां समझाइए। ठीक है ना, तो लेस नॉइजी। दूसरा ये रिजिड होता है, रिजिड का मतलब बहुत ही दृढ़ता होती है। रिवेट ज्वाइंट एक बार हिल डुल सकता है, लेकिन वेल्डेड ज्वाइंट जो होता है वो पूरी तरह से एकदम पिघला करके मेटल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। वेल्डिंग का डेफिनेशन मैं आपको समझाऊं कि वेल्डिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि जब दो मेंबर को आपस में चिपका करके किसी मटेरियल की सहायता से उनके सिरों को पिघला के आपस में जोड़ा जाता है तो उनको वेल्डिंग ज्वाइंट कहते हैं। तो आप जानते हैं वो रिजिड ज्वाइंट बनता है, बिल्कुल रिजिड। ठीक है, दूसरा हाईली इफिशियंट होता है। ऐसा नहीं होता है रिवेट की तरह कि रिवेट ज्वाइंट का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उसकी में प्लेट की स्ट्रेंथ जो होती है वो घट जाती है, क्योंकि आप जित होल करेंगे रिवेट के लिए तो आप रिवेट चाहे जितना लगा दे, लेकिन जिस लाइन पे रिवेटिंग कर रहे हैं ना वहां प्लेट की स्ट्रेंथ को आप काट काट के कम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें प्लेट की स्ट्रेंथ को कम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से ये हाईली इफिशियंट होता है। ठीक है, बिल्कुल मटेरियल को अपन पिघला के जोड़ दिया गया तो लगभग 100% तक इफिशियंसी इससे क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है,
इसका भी रीजन है, पूरा फ्यूजन अगर अच्छे से हो तो 100% एफिशिएंटी, हालांकि फ्यूजन कई बार नहीं हो पाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 100% फ्यूजन हो पूरी तरह से तो हाईली इफिशियंसी यानी 100% तक एफिशिएंट होता है। दूसरा, ये ज्वाइंट लाइटर मतलब हल्का होता है। हल्का होने का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं रिवेट में आप जोड़ रहे, जब प्लेटों को जोड़ रहे थे तो रिवेट लगा रहे थे या फिर उनके साथ कवर प्लेट ऐड कर रहे थे, बट ज्वाइंट होता था तो, लेकिन इसमें कोई भी अलग से बस मेंबर है और सीधा वेल्डिंग की गई है, दैट इज व्हाई द ज्वाइंट इज वेरी मच लाइटर देन रिवेट, ठीक है। कैन इजिली बी डन एट बिगर एज वेल एज स्मॉलर सेक्शंस, यानी ये बहुत आसानी से बड़े बड़े सेक्शन पर भी और छोटे छोटे सेक्शन पर भी किया जा सकता है। जबकि रिवेट के केस में ये था कि जब भी कोई रिवेट एक लगाया जाए तो उसके 3 गुने से ज्यादा उसकी चौड़ाई होनी चाहिए मेंबर की। रिवेट का कोई भी प्लेट अगर एक दूसरे से चिपकी हुई है और उस पर रिवेटिंग होनी है तो रिवेट के डाया के 3 गुने से कम उस प्लेट की चौड़ाई होगी तो उस पर रिवेटिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन वेल्डिंग के केस में छोटे छोटे पार्ट्स पर भी वेल्डिंग को आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। आगे है, कैन बी डन at rounded surface as also where riveting is not possible, ठीक है ना। ऐसे राउंडेड सरफेस पर भी ये किया जा सकता है जहां रिवेटिंग पॉसिबल नहीं होती। सपोज पानी की पाइप जोड़नी है कोई, या फिर कोई ऐसी राउंडेड चीज जिनको आपस में जोड़ने पे बताइए उनके सरफेस राउंडेड है तो रिवेट करना कहां तक पॉसिबल है। तो ऐसी जगहों पर जहां रिवेटिंग पॉसिबल ही नहीं है राउंडेड सरफेस पर, वहां बहुत ही कारगर होता है वेल्डिंग करना, ठीक है। अगली चीज है गुड अपीयरेंस। गुड अपीयरेंस का मतलब ये देखने में भी अच्छा लगता है, स्मूथ सरफेस मिलती है इसके साथ, जो कि रिवेटिंग के साथ उबड़ खाबड़ और स्मूदर सरफेस नहीं मिलती है। आगे बोल रहा है कि लेस मेंटेनेंस एंड इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल है, इसको करने में खर्च कम लगता है रिवेट की तुलना में, और साथ साथ ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल सॉरी मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम है, यानी बाद में कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें जोड़ने तोड़ने के लिए अनुरक्षण की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये सारे इसके एडवांटेज थे। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट। तो आप डिसएडवांटेज के बारे में जब बात करते हैं तो आप करते हैं कि मेंबर कैन बी डिफॉर्म ड्यू टू एक्सेस हीट जनरेशन। अब बताइए, जब आप इसमें करते हैं, इसको वेल्डिंग को करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है ना। हीट जनरेट होने की वजह से हो सकता है कि जिन मेंबर्स को आप जोड़ रहे हो वही पिघल जाए। इसी वजह से तो कई पतली शीट पर मना किया जाता है कि आप गैस वेल्डिंग करा लीजिए, आर्क वेल्डिंग मत कराइए। तो अंतर क्या हो जाता है, गैस वेल्डिंग हल्की होती है, तो ये इसका एक डिमेरिट है कि ये मेंबर्स को गर्मी की वजह से हो सकता है कि डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। तो एक हीट जनरेशन की वजह से मेंबर को जो डिफॉर्म होने के चांस होती है, जिसका ये एक तरह का इसका डिसएडवांटेज है। स्किल्ड लेबर्स एंड वर्कर्स आर नीडेड, इसका मतलब अगर आपको रिवेटिंग करनी है तो आपको उतना ज्यादा स्किल्ड लेबर इसकी तुलना में कम चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बिजली से चलता है, आपको मालूम होगा। एक इसका डिमेरिट ये भी है, आप डिसएडवांटेज में ये भी लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, इलेक्ट्रिसिटी नीडेड। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बिजली से चलता है और अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। हाई वोल्टेज के साथ जब हम लोग करते हैं, हीट जनरेट कराते हैं, तो वहां पर कोई लापरवाही नहीं चलती है। बहुत ही जो सक्षम व्यक्ति जो उसके बारे में जानकारी रखता है उसी को रिस्क लेने दिया जाता है। इस वजह से स्किल्ड लेबर और वर्कर्स की जरूरत होती है, जो कि रिवेट की तुलना में थोड़ा सा महंगा है और डिसएडवांटेज है इसका। चांसेस ऑफ क्रैकिंग, इसमें जोड़ को क्रैक करने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों क्रैक करने के चांस ज्यादा होते हैं? क्योंकि लिखा भी है नीचे कि कैन इजिली बी फेल्ड अंडर इंपैक्ट एंड वाइब्रेशन। रिवेटेड ज्वाइंट में प्लेटों पर लोड लगने पर रिवेट ज्वाइंट कटते, या फिर हो सकता है रिवेट एक बार जर्क को झेल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये इतना रिजिड ज्वाइंट होता है कि वाइब्रेशनल लोड, जहां पर वाइब्रेशन आ रहा हो, ठीक है, और जहां पर इंपैक्ट आ रहा हो, उन जगहों पर रिजिड ज्वाइंट कोई भी नहीं चल पाता है। तो एक रिजिड ज्वाइंट है, तो ऐसी जगहों पर जहां वाइब्रेशन और इंपैक्ट आ रहा हो वहां के लिए वेल्डिंग ज्वाइंट अच्छा नहीं होगा, यानी ये एक तरह का इसका डिसएडवांटेज है। प्रॉब्लम इन फुल फ्यूजन, यहां पर प्रॉब्लम ये आती है अक्सर कि रिवेटेड में क्या होता है, ऐसे हमने प्लेटों को जोड़ा, होल बना के जोड़ दिया, तो पता चल गया ज्वाइंट हमारा जैसा हमने चाहा था वैसा बन गया। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर मोटी मोटी प्लेटें हों, उनको अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि पूरा जो
थ्रोट है उसका, अब ये थ्रोट क्या है मैं अभी अगले लेक्चर में आपको सब समझाऊंगा। प्लेटों की पूरी गहराई तक हो सकता है कि पिघल करके मटेरियल ना भर पाए, जिस वजह से फुल कनेक्शन में इफिशियंसी डेवलप नहीं होगी, यानी पूरा स्ट्रेंथ उसका डेवलप नहीं होने पाएगा। तो एक तरह का फ्यूजन में प्रॉब्लम आती हो सकता है, इसका इंस्पेक्शन आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी नीडेड मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें एक चीज है कि रिवेट जो है वो कई बार कोल्ड रिवेटिंग होती है और बिना पावर के भी हैंड ड्रिवन भी हो सकता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो दीज वर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। तो अब आइए देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन आपका बनता है पूरा, इसको तैयार रखिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेल्ड नहीं पढ़ना है, वेल्ड का टाइप जैसे किस किस टाइप का वेल्ड होता है वो नहीं पढ़ना है, लेकिन वेल्डेड ज्वाइंट का टाइप जरूर पढ़ना है। ज्वाइंट कितने कितने टाइप के होते हैं वेल्डेड के? बेसिकली 2 टाइप के ज्वाइंट होते हैं वेल्डेड ज्वाइंट, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। टाइप्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट को अगर हम लोग यहां पे समझें, टाइप्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, तो उसमें एक ज्वाइंट होता है आपका पहला लैप ज्वाइंट, जिसको हम लोग लैप की जगह पर इसके लिए अच्छा हम लोग यूज करते हैं फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। लैप की तरह दिखता है इसलिए लैप कहते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नाम है फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। दूसरा इसका होता है बट वेल्ड, जैसे उसमें था, सेम कहानी दोनों की सेम ही है, जैसे उसको समझे थे इसको भी। तो फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड क्या है? फिलेट वेल्ड में ये होता है कि मेंबर्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, एक मेंबर ऐसे है, मान लीजिए एक प्लेट ऐसे है, ठीक है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या की गई है? चढ़ा करके ऐसे जोड़ी गई है, ठीक है। चढ़ाने का मतलब एक प्लेट इधर से आई, मैं इसको इस तरह से समझा देता हूं आपको, ऐसे समझिए आप इसको जरा, ठीक है। ऐसे समझिए, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखी गई हैं, और इनके जहां पे ये चढ़ाव, इधर इधर भी एक लैप बना है, इधर भी ऐसे दोनों देखिए, तो इन सिरों पर क्या करते हैं हम लोग? इस तरीके से वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके इन सिरों पर हम लोग, जहां पे चढ़ाव बना है ना, इस सिरों पर इनके जहां पे एक दूसरे के ऊपर बड़े हैं, उन्हीं पर हम लोग वेल्डिंग पूरी कर देते हैं। इधर भी इसी तरीके से कर देते हैं पूरा वेल्डिंग, इस तरीके से इधर भी वेल्डिंग, पूरा वेल्डिंग किया गया। जब मेंबर्स को एक दूसरे पर चढ़ा करके वेल्डिंग की जाती है, तो इस तरह के जोड़ को हम लोग या वेल्ड को हम लोग फिलेट वेल्ड कहते हैं। और जब मेंबर्स को आमने सामने रख करके, आमने सामने इस तरीके से रखें, एक मेंबर यहाँ है, दूसरा मेंबर यहाँ है, दूसरा मेंबर यहाँ है, और इन दोनों को हमने सामने सामने ले आकर रखा, लैप नहीं किया एक दूसरे के ऊपर, सामने सामने रखा, और सामने सामने रखते हुए इस तरीके से हमने जब बनाया, ठीक है, इनको आमने सामने जब रखते हुए इनको हमने किस चीज से जोड़ा? सामने से रखा और इसके अंदर वेल्डिंग इसके अंदर भर दी। यानी वेल्डिंग कैसे किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर ऐसे भर दिया गया है पूरा वेल्डिंग। तो इस टाइप के ज्वाइंट को हम लोग बट वेल्ड कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसमें कुछ खास अंतर नहीं था, लेकिन इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब फिलेट वेल्ड बट वेल्ड में क्या अंतर है वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा, आपकी बुक में बहुत इजीली मिल भी जाएगा। फिलेट वेल्ड में क्या अंतर है? देखिए सिंपल, एक तो मेंबर्स को आपस में चढ़ाया गया और उसमें आमने सामने रखा है। दूसरा, कुछ अंतर इन दोनों को पढ़ने के बाद आप समझिए, क्यों समझिए। देखिए जब ये मेंबर एक दूसरे पर चढ़ाए गए इस तरीके से, ठीक है, तो इन पर लोड लगने के कारण इनके जो वेल्डिंग ज्वाइंट है ना, उनमें स्ट्रेस की टेंडेंसी अलग होगी और उसमें अलग होगी, ठीक है ना। देखिए कैसे होगी, तो अब देखिए, अगर सपोज करिए इस पर लोड ऐसे लगा, इधर से दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ लोड लगा, तो ये बताइए खींचेगा इस तरीके से, जब खींचेगा तो इसके इस ज्वाइंट के इस वाले सेक्शन पर, इस सेक्शन पर टेंशन काम करेगा। यानी बट ज्वाइंट का फेल्योर जो होता है वो किस में होता है? इसमें टेंसाइल फेल्योर होता है, ठीक है।
इसमें किस बट ज्वाइंट में फेल्योर कैसा होता है? टेंसाइल फेल्योर होता है। जबकि फिलेट वेल्ड में फेल्योर का टाइप दो टाइप का हो सकता है। मैं अभी इसको ध्यान से समझिएगा जरा। मैं इसको समझ चुका है ना कि जोड़ने पर इस तरीके से चढ़ा के जोड़ा गया है। तो जब प्लेटें ऐसी चढ़ाई जाती है ना, तो दो कंडीशन होती है, ठीक है। सपोज करिए कि इस प्लेट को इधर खींचा जा रहा है और इस प्लेट को इधर खींचा जा रहा है। इसको और बेहतर व्यू में समझने के लिए कि एक प्लेट बड़ी छोटी होती है अक्सर, या फिर एक ही पर जोड़ी गई हो, लोड लगने की टेंडेंसी, मैं इधर से लोड क्यों नहीं लगाऊं? जब इधर से लगा था तो इस पूरे को ऐसे समझिए यहाँ पे आप, कि इसको अगर समझ गए हो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, एक प्लेट आपकी ये है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा करके जोड़ी गई है, ठीक है, चढ़ा करके जोड़ी गई। चलिए इसके ऊपर अब हम लोड यहां से इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली ये कैसा ज्वाइंट कहेंगे या कैसा वेल्डिंग हुई है? तो ये एक तरह की क्या है? फिलेट वेल्ड है। अब इस चीज में समझिएगा कि वेल्डिंग कैसे की जा सकती है। देखिए जैसा ये चढ़ा है तो केवल ये सामने वाले फेस पे की गई है, तो मतलब यहाँ वाली वेल्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, यही तो हुआ है। सेम यही कहानी, बस ये है कि ये कम चौड़ा है और ये देखिए इस हिसाब से ये कम है और ये ज्यादा है, ये दोनों बराबर चौड़ाई के, ठीक है। तो ये जहां पे दोनों जुड़े हैं एक दूसरे पे चढ़ा के, उनके सामने यहाँ पे वेल्डिंग कर दी गई इसी फेस पे, सेम यहाँ पे किया गया। लेकिन अगर यहाँ साइड में भी वेल्डिंग कर दी जाती दोनों पे, जैसे उधर ऐसे इधर भी कर दी जाती, तो क्या होता? मतलब इस पर कर दिया जाता है वेल्डिंग, अगर ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर दी जाती, तो इनमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी अभी हम लोग बट वेल्ड के बारे में हमने पढ़ा छोटा सा, देखिए अभी तो डिटेल में पढ़ना है उसको, लेकिन बट वेल्ड में एक छोटी सी बात जाने कि इसमें मेंबर को आमने सामने रखा जाता है, और इसमें मेंबर को कैसे रखा जाता है? एक दूसरे पर लैपिंग करा करके फिलेट के रूप में, ठीक है। तो जब हम इनको इस तरीके से, बट में एक चीज ये भी समझ में आई कि जब खींचेगा या लोड लगेगा तो ज्वाइंट का फेल्योर कैसा होगा? टेंसाइल फेल्योर। इसमें जब होगा ना, तो जब इस तरीके से लोड लगा के खींचेंगे तो बताइए साइड वाला जो वेल्डिंग की है इसको कहते हैं हम लोग, इसको लेटरल वेल्ड, या लेटरल वेल्ड, क्या इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। लोड के हिसाब से अगर देखेंगे, लोड के हिसाब से, तो लोड के हिसाब से इसकी डायरेक्शन देखिए, ये वाला जो वेल्ड है वो लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये इस टाइप से लोड के पैरेलल हुआ, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोड का जो ये वाला इस तरीके वाला जो जैसे लोड लगा, तो लोड के परपेंडिकुलर पड़ने वाला ये ट्रांसवर्स वेल्ड कहा जाता है। ट्रांसवर्स वेल्ड का मतलब क्या हुआ? ट्रांसवर्स वेल्ड का मतलब क्या हुआ कि जो लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, और ये वाला एक तरह से लेटरल लग रहा है, लेटरल लोडिंग हो रही है इसमें, लेटरल वेल्डिंग इसकी बनी हुई है। इन दोनों में अंतर क्या है छोटा सा समझ लीजिएगा। जब इसको आप खींचेंगे तो बताइए ये प्लेट सपोज करिए कट के निकल रही है, इसके साथ उखड़ रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना वाला, ये इस पर आएगा टेंशन। सपोज ये दोनों नहीं है तो बताइए खींचने पर ये टेंशन में ही तो क्रैक करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्लेटें खींचेंगे, ये टेंशन में क्रैक करेगा। और लेकिन साइड वालों पे क्या आएगा? साइड वाले तो देखिए इस तरह से हैं, ऐसे खींचेंगे तो ये वेल्डिंग जो इसके साथ हुई है उस पर शियर काम करेगा। यानी जो सामने वेल्डिंग हुई है, जैसे एक प्लेट सपोज करिए, एक प्लेट ये है आपकी, दूसरी प्लेट ये रखी हुई है, इनको खींचेंगे तो सामने वाले पे तो टेंशन काम करेगा, लेकिन साइड वालों पे शियर काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेटरल जहां वेल्डिंग हुई रहती है उस जगह पर का फेल्योर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? शियर फेल्योर होता है, शियर होता है। जबकि ट्रांसवर्स वाले में कौन सा फेल्योर होता है? टेंसाइल फेल्योर होता है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछता कि इस पे कौन सा होता है, क्या होता है, तो हम लोग तो बताते हैं ऐसे कि इस पर ट्रांसवर्स वाले पे टेंशन आता है और साइड वाले पे शियर आता है। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कैलकुलेशन जब करेंगे हम, इसका कैलकुलेशन का मतलब जब अभी निकालने जाएंगे इसकी स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में हम पूरे को शियर में ही फेल करा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये जो पूरी लंबाई में वेल्डिंग हुई है ना, ये पूरी लंबाई में वेल्डिंग, शियर वाला स्ट्रेंथ हमेशा कम होता है और टेंशन वाला ज्यादा होता है। तो आप इस पर जब टेंशन फेल्योर मानेंगे भी तो आप जोड़ की स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा के बताएंगे, ठीक है। पूरे का स्ट्रेंथ अगर पूरा का यहां से यहां तक का टेंशन मानते हैं और यहां का शियर, तो शियर वाली स्ट्रेंथ कम होती है, टेंशन वाली ज्यादा होती है। अक्सर आपने पीछे भी रिवेटेड में भी देखा होगा। तो अगर टेंशन वाली ज्यादा है
तो अगर उसको शियर मान लिया जाए ना तो आप स्ट्रेंथ कम बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात ना? किसी भी चीज की स्ट्रेंथ जितनी हो उससे कम बताने में दिक्कत नहीं है। लाइक अगर इसको हम शियर मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको टेंशन नहीं मान सकते हैं, ये दिक्कत है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आता तो इस पर है, इस पर टेंशन और इन पर शियर है, लेकिन डिप्लोमा के बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, आपके हिंदी वर्जन के बुक्स में इस पर टेंशन को लेकर एनालाइज किया हो। बस इतना जान लीजिए कि पूरे पर ही शियर लेके एनालाइज करेगा। तो आपसे जनरल बात की फिलेट वेल्ड का फेल्यूर हम अगर डिप्लोमा के लेवल पे पूछेगा तो शियर फेल्यूर होगा, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि अगर ट्रांसवर्स वेल्डिंग हुई हो तो वहां भी टेंशन हो जाता है, जबकि बट वेल्ड में निश्चित तौर पे कैसा फेल्यूर होगा, टेंसाइल फेल्यूर होगा। बातें समझ में आई दोनों में? दोनों बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड में अंतर समझ में आया? कुछ अंतर और है इसमें, जैसे इसमें थ्रोट थिकनेस का अलग हिसाब होता है, उसमें थ्रोट थिकनेस का अलग है, वो सब थोड़ा पढ़ लेंगे तब लास्ट में हम बता देंगे, क्योंकि आप अभी बोलेंगे तो वो चीजें आप पढ़े नहीं है, समझ में नहीं आएगा। जब पढ़ लेंगे तो अंतर आप खुद ही बता लेंगे आप दोनों में, ठीक है। तो अब अगला हम लोग का जो समझने वाला टॉपिक होगा इसके बारे में, पूरा जो दोनों ज्वाइंट के बारे में, तो वन बाय वन एनालाइज करना। ये बहुत झटके में आराम से खत्म हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा उसकी तुलना में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने एडवांटेज डिसएडवांटेज समझा इसका, वेल्डिंग का क्या है। और वेल्डिंग में बेसिकली दो तरफ के ज्वाइंट होते हैं, ठीक है ना। और दोनों ही ज्वाइंट में, जैसे रिवेट में आपने क्या किया था, एक तो रिवेट ज्वाइंट की स्ट्रेंथ निकाली थी, दूसरा उसका क्या किया था हम लोगों ने, डिजाइन किया था। पूरे आरसीसी में भी यही हरकत हुआ, हर बीम का डिजाइन और स्ट्रेंथ, और इसी तरीके से पूरे डीएसएमएस में भी यही हुआ कि हर बीम का डिजाइन और स्ट्रेंथ निकालना। इसी तरीके से ज्वाइंट में, रिवेट में भी आपने किया, उसका स्ट्रेंथ पहले निकाला, ज्वाइंट्स का न्यूमेरिकल लगवाया मैंने, और फिर डिजाइन करके उसका डिजाइन किया, यानी मेंबर में पिच निकाला और उनमें रिवेटों की संख्या और उनका डाया निकाला, ठीक है। तो यही काम इसमें भी करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले इस ज्वाइंट का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसका डिजाइन करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो अगला लेक्चर अब इसका एनालिसिस होगा, इस पे जो फॉर्मूले होंगे और न्यूमेरिकल, अगले ही लेक्चर में इस पर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल दोनों ही मैं लगवा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस लेक्चर को शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को थोड़ा और ग्रो कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ध्यान से, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।